अखंड ज्योति फरवरी 2022। विशिष्ट सामयिक चिंतन। भारत के भविष्य पर ग्रहण रूपी ये समस्याएं मांगती हैं तुरंत समाधान। मानवीय प्रगति की यात्रा में समय समय पर अपने विकास के सोपानों का सम्यक मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है, ताकि ये विवेचना की जा सके कि जिस पथ पर हम चल रहे हैं उस पर प्राप्त होने वाली उपलब्धियां संतोषप्रद हैं अथवा नहीं। यह मूल्यांकन इस दृष्टि से भी जरूरी है क्योंकि कभी कभी विकास की दौड़ में, प्रतिस्पर्धा के युग में महत्वाकांक्षाओं का बोलबाला इतना भीषण हो जाता है कि उद्देश्य, भावनाएं इत्यादि उस भीड़ में खो जाते हैं। वो प्रयास जो सात्विक, सार्थक व सकारात्मक होने के कारण पुरुषार्थ की संज्ञा पा सकते थे, वे अहंकार से लबालब होने के कारण उन्माद का स्वरूप ले बैठते हैं। यदि हम वर्तमान समय की समीक्षा इसी आधार पर करें तो हम शायद इसी नतीजे पर पहुंचे कि आज संभवतया कोई उन्माद इंसान के दिमाग पर चढ़ गया है, जिसके कारण वह भगवान की बनी बनाई इस सृष्टि को उजाड़ने में, उसका विध्वंस करने में ही अपने जीवन को निरत करके बैठा है। ऐसा लगता है मानो एक पागलपन की प्रतिस्पर्धा सी हो रही है, जिसमें गलत दिशा में चलने के लिए हर कोई दीवाना है और हर कोई कुपथ को ही अपनाना चाहता है। जिन चीजों के ऊपर मानवता का, हमारा और हमारे बाद आने वाली समस्त पीढ़ियों का अस्तित्व निर्भर करता हो, यदि हम उन्हें ही छिन्न भिन्न करने में, नष्ट करने में जुट जाएं, तो भला इसे विक्षिप्तता के सिवाय और क्या कहा जाए। जिस डाल पर हम बैठे हों, यदि उसे ही काटने पर हर कोई आमादा हो जाए, तो भला उसे पागलपन के अतिरिक्त और क्या संज्ञा दी जाए। आज सर्वत्र व्याप्त पर्यावरण प्रदूषण की भयावह एवं विकराल रूप लेती समस्या को देखकर कुछ ऐसा ही कहने को मन करता है। इस समस्या के लिए मानव जिम्मेदार कैसे है या मानवकृत कार्य इसके लिए जिम्मेदार कैसे हैं, इन मुद्दों पर सोचने से पहले इस समस्या की विकरालता पर एक दृष्टि दौड़ा लेना जरूरी हो जाता है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या वह समस्या है जिसका सरोकार राष्ट्र, संस्कृति एवं विश्व सभी के साथ है। इस समस्या का सरोकार किसी एक धर्म के साथ नहीं है, किसी एक वर्ग के साथ नहीं, किसी एक वर्ग, जाति या देश के साथ नहीं है, वरन संपूर्ण मानवता के साथ है। यदि यह हवा सांस लेने लायक ही नहीं रह जाएगी, यह पानी पीने लायक ही नहीं रह जाएगा, यह धरती अन्न उपजाने से मना कर देगी, तो उसके दुष्परिणाम संपूर्ण मानव जाति को भुगतने पड़ेंगे, किसी एक मोहल्ले को नहीं। दुखद सत्य यह है कि आज लोग इस सत्य को देखते जानते हुए भी इससे अपरिचित होकर अपने जीवन को जीते हुए नजर आते हैं। पाठकों को स्मरण होगा कि जब दिल्ली में वायु प्रदूषण अपने चरम पर था, तो भारतीय चिकित्सा परिषद को उसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करना पड़ा था, क्योंकि उस समय वहां की वायु में वायु प्रदूषण करने वाले कारकों का स्तर स्वीकार्य स्तर से 34 गुना ज्यादा था। स्पष्ट है कि वो वायु हवा नहीं बल्कि एक तरह से जहर ही है, जहां वायु प्रदूषण का स्तर इस कदर विषैला हो चुका हो। आज हम अपनी आर्थिक उपलब्धियों को गर्व से देखते नजर आते हैं, परंतु यह कैसे भूल जाते हैं कि वायु प्रदूषण के आधार पर तैयार विश्व के समस्त देशों की सूची में हम 120 देशों की सूची में 96 नंबर पर हैं। क्या यह शर्म की बात नहीं है? क्या यह चिंता की बात नहीं है कि भारत के महानगरों में से आज 80% की हवा विषैले स्तर की हो चली है। आज वायु प्रदूषण भारत में होने वाली मौतों के कारणों में 5वां सबसे बड़ा कारण है। कहने का अर्थ यह है कि युद्ध अथवा आतंकवाद से उतने लोग नहीं मर रहे
जितने वायु प्रदूषण से मर रहे हैं। अकेले सन 2012 में 92 लाख लोगों की मौत की वजह वायु प्रदूषण था। कल्पना करके देखें कि आज दिल्ली क्षेत्र एनसीआर के लगभग 10 लाख बच्चे वायु प्रदूषण के कारण अपने श्वसन तंत्र को लगभग पूर्ण रूपेण नष्ट करके बैठे हैं। हवा हमारे देखते ही देखते जहरीली हो चली है। पानी में फैलता प्रदूषण भी कहाँ कम है। कुछ स्थानों पर गंगा की स्थिति यह है कि वहां पानी में डाले जा रहे क्रोमियम निकेल के कारण बंदरों को कैंसर जैसे रोगों का सामना करना पड़ रहा है। अनुभव लगाया जा सकता है कि इसका जो प्रभाव इंसानों पर पड़ रहा होगा वो कैसा होगा। पर्यावरण की विषाक्तता का आलम यह है कि आसमान से होने वाली वर्षा भी अब खुशी, आनंद, उत्सव का कारण नहीं रही, बल्कि वह तो जहर से भरी हुई है। सन 1990 में भारत के कारखानों से उत्सर्जित होने वाला सल्फर लगभग 4400 किलो टन था, जो अब 19,000 किलो टन के करीब पहुंच चुका है। यह सल्फर वर्षा जल के साथ मिलकर एसिड के रूप में धरती पर गिरता है और इस एसिडिक रेन या अम्लीय वर्षा के कारण जलीय पशु मरते हैं, औषधियां एवं वनस्पतियां नष्ट होती हैं, यहाँ तक कि इमारतें नष्ट होती हैं। तो उसका जो प्रभाव एवं असर इंसानों पर पड़ता होगा या पड़ रहा है, उसके विषय में क्या लिखा जाए। यदि गंभीर प्रश्न पर विचार किया जाए, अर्थात विचार इस पर किया जाए कि पर्यावरण प्रदूषित क्यों है, यह बारिश जहरीली क्यों है, नदियां सूख क्यों रही हैं, ग्लेशियर पिघल क्यों रहे हैं, जड़ी बूटियां समाप्त क्यों हो रही हैं, मौसम बेकाबू क्यों है, तो इन सब के पीछे जो एक प्रमुख कारण भारत के परिप्रेक्ष्य में नजर आता है, तो वह है भारत की बेतहाशा, बिना नियंत्रण के बढ़ती जनसंख्या। सन 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के समय भारत की आबादी 36 करोड़ थी, जो आज बढ़कर 135 करोड़ के करीब हो गई है। अर्थात तब से लेकर आज तक हम लगभग 3.5 गुना ज्यादा हो गए हैं। आजादी के समय जितने संसाधन एक व्यक्ति के पास थे, उतने साधनों में लगभग पूरे परिवार को आज अपना गुजारा करना पड़ता है। फिर यह जो संख्या नित्य प्रति बढ़ती ही चली जा रही है, वह संख्या जीवित इंसानों की बढ़ रही है, कुर्सी, मेज इत्यादि की नहीं। जीवित व्यक्तियों की जीवित आवश्यकताएं होती हैं, जिनकी पूर्ति के लिए संसाधनों के भंडार पर हमले करने होते हैं। जीवित इंसान को रहने के लिए घर चाहिए, इलाज के लिए अस्पताल चाहिए, काम करने के लिए ऑफिस चाहिए, पढ़ने के लिए विद्यालय व विश्वविद्यालय चाहिए, और इसीलिए मॉल, अपार्टमेंट, कारखाने, इनकी संख्या आबादी बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। इनको बनाना है तो पेड़ काटने होंगे, पेड़ कटेंगे तो ही तो आवास व कारखाने बन सकेंगे। और जब पेड़ कटते हैं तो क्या होता है? धरती की उर्वरता नष्ट होती है, वर्षा की दर खत्म होती है और खनिजों का भंडार लुप्त होता है। इसलिए देखने में अलग अलग लगने वाली ये समस्याएं वस्तुतः एक ही समस्या के दो पहलू कहे जा सकते हैं। इसी अनियंत्रित आबादी का दुष्परिणाम हमें पर्यावरण प्रदूषण के रूप में देखने को मिलता है। इसी के दुष्प्रभावों के रूप में हम लोगों का गिरता स्वास्थ्य देखते हैं। 30-30 साल के लोगों को हृदयाघात होते हुए एवं 10-10 साल के बच्चों को कैंसर से तड़पते देखते हैं। यह जो स्थिति वो तो आज की तारीख में है। समझदारी का तकाजा यह है कि इन सभी कारणों पर तत्काल रोक लगाई जाए, ताकि हम एक साफ, स्वच्छ व स्वस्थ दुनिया अगली पीढ़ी को सौंप सकें। इस विषय पर हुए शोधों के निष्कर्ष तो यहाँ तक बोलते हैं कि यदि हम उन सभी कारणों पर रोक लगा दें जिनके कारण आज ये समस्याएं विकराल रूप लिए खड़ी हैं, वाहनों को बदल दें, खुले में सिगरेट पीने पर रोक लगा दें, प्रदूषण के जिम्मेदार कारखानों को बंद कर दें,
तब भी स्थिति को सामान्य होने में 30 से अधिक साल लग जाएंगे। दुर्भाग्यपूर्ण तो यह है कि इन कारणों पर रोक लगाना तो दूर, हम तो अपने पतन की गति तीव्र से तीव्रतर करते जा रहे हैं। पेड़ हम बेतहाशा काट रहे हैं, आबादी बढ़ती ही जा रही है, कारखाने खुलते ही जा रहे हैं, प्रदूषण के कारणों को हम बढ़ाते ही जा रहे हैं। यदि इन नीतियों को समय रहते सुधारा न गया तो इनका परिणाम विनाश, विध्वंस एवं विप्लव के अलावा क्या मिलने वाला है। हो सकता है कि शेष समाज को चेतने में समय लगे, परंतु गायत्री परिवार के जागृत समुदाय को इस विषय में तुरंत और स्पष्ट कार्य करने की जरूरत है। विद्यालयों से लेकर अस्पतालों तक और घरों से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक भारत एवं विश्व के भविष्य के लिए जरूरी इस चिंतन को लेकर के जाने की आवश्यकता आज आन पड़ी है। भारत एवं मानवता का भविष्य इस आशा के साथ हमारी ओर देखता है कि हम समय पर कुछ सार्थक निर्णय ले पाने की स्थिति में आ सकें। आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि इस जिम्मेदारी को हम सम्यक तरह से निभा सकेंगे। यहाँ इन बातों को लिखने का उद्देश्य यह है कि परम पूज्य गुरुदेव द्वारा वर्षों पहले की इस स्थिति पर दृष्टि दौड़ा देने के बाद उनके समाधान के लिए एक सशक्त व्यवस्था शांति कुंज में बनाई गई थी। पर्यावरण संरक्षण को परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज द्वारा चलाए जा रहे समस्त आंदोलनों में से एक के रूप में शामिल किया और वृक्ष गंगा अभियान, तीर्थ शुद्धि अभियान, जल शुद्धि अभियान, आरण्यकों की स्थापना जैसे अभूतपूर्व प्रकल्प उसके माध्यम से विनिर्मित किए। आज की परिस्थितियों में परम पूज्य गुरुदेव द्वारा तब उठाए गए कदम अब अत्यंत ही सामयिक नजर आते हैं। धन्यवाद।